हेलो फ्रेंड्स, मैं मुर्तजा आलम आपका फिर से इस वीडियो में वेलकम करता हूं। और आप लोगों को आज मैं जो बताने जा रहा हूं, आज का टॉपिक है राइज ऑफ हिटलर, या ये कह लीजिए राइज ऑफ नाजीज इन जर्मनी। पहले तो ये समझे कि ये नाजीज है क्या। ये नाजीज एक तरह का आइडियोलॉजी है, रूल करने का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसे इसके फादर के तौर पे जाना जाता है बेनिटो मुसोलिनी, जिसने इटली पे रूल किया। वो भी एक तरह का डिक्टेटर ही है। और कई जगह पर इस आइडियोलॉजी को कई सारे रूलर्स ने इसे इस्तेमाल किया है। इसे हिंदी में फांसीवाद भी कहते हैं। और लेकिन हर अलग अलग कंट्री में इनको जो इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उनके करने में थोड़ा सा फर्क रहा है। खैर, आज जो हम बात करने वाले हैं तो हम बात करने वाले हैं हिटलर किस तरह से अपने पावर को राइज करता है, किस तरह से वो जर्मनी के रूल पे कंट्रोल करता है। आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। जर्मनी के पास लगा हुआ एक और एम्पायर हुआ करता है जिसे ऑस्ट्रिया कहा जाता है। ये ऑस्ट्रिया के एक शहर ब्रोनो एम इन में इसका जन्म हुआ था, हिटलर का 1889 में। इसके फादर और मदर, उनका नाम था एलोइस हिटलर और क्लारा हिटलर। एलोइस भी एक तरह से देखा जाए तो हिटलर की तरह ही वो भी दबंग प्रवृत्ति का था, जो दूसरों को डोमिनेट करना चाहने वाले, ऐसे लोग जो दूसरों को डोमिनेट करके रखना चाहते हो। खैर, शुरुआत के दिनों में इसके लक्षण को, तौर तरीकों को देखकर उसकी माँ क्लारा ने देखा कि ये तो बहुत हद तक इसके फादर के जैसा ही है, इसका बिहेव सब कुछ ऐसा ही है। जरा जरा सा बात पे एग्रेसिव हो जाना, किसी भी बात पे अपना कंट्रोल कमांड चाहना, ये सारे नेचर उसको उसके फादर जैसा लग रहा था। खैर, शुरुआत में ये प्राइमरी एजुकेशन को पाता है उसी जगह पे ऑस्ट्रिया में, लेकिन उसके बाद ये शिफ्ट हो जाता है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में शिफ्ट हो जाता है। वहां पर रहता है और एक समय ऐसा आता है जब ये वियना के फाइन आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन वहां इसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। दो बार इसने अप्लाई किया, दोनों ही बार ये रिजेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये इधर उधर परेशान भटकता रहता है, पैसे कमाने के लिए खुद से ही पेंटिंग बना के बेचता है घूम घूम कर। अक्सर ये पेंटिंग में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके पेंटिंग्स बना करता था, या नेचर के सीनरी वगैरह बनाकर बेचा करता था। खैर, जैसे तैसे ये चलता रहा। इसी बीच ये आ जाता है 1913 में बर्लिन, जर्मनी। 1913 में जब ये बर्लिन आता है तो उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिक्रूटमेंट की तैयारी चल रही थी, तो ये भी किसी तरह से जर्मन आर्मी में अपॉइंट हो जाता है, उसमें नौकरी पा लेता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा भी लेता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई जगह इसने वॉर में जो है आर्मी के साथ पार्टिसिपेंट किया। खैर, 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, वर्सेलिस की जो ट्रीटी है वो साइन हो चुके थे, फिर 1919 में ये चला आता है जर्मनी के शहर म्यूनिक और वहीं पर बस जाता है। और वहां पर रहते हुए वहां की एक जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है, छोटी सी पार्टी थी, उस पार्टी को ये ज्वाइन कर लेता है और फिर उस पार्टी के काम को करने लगता है। और बहुत ही जल्द ये उस पार्टी में इतना बड़ा अपना इमेज बना लेता है कि उसके मेन लीडर से भी बड़ा इसका कद हो जाता है। और फिर ये आर्मी के नौकरी से रिजाइन कर देता है और फुल्ली पॉलिटिकल फील्ड में वो कूद पड़ता है। फिर
लेकिन ये है कि इसका सपना तो कुछ और था, बहुत बड़ा सपना था। 1921 में जिस तरह से मुसोलिनी ने कूप मार्च किया था, जिसको देखकर वहां के एम्परर घबराकर उसको अपना सब कुछ रूल हैंड ओवर करके भाग गया, तो इसे लगा था मैं भी अगर इस तरह का कोई कूप मार्च करूं तो मेरे भी हाथ में पावर हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उलट। इसने 23 में इस कूप को लॉन्च किया। इस कूप में यह हुआ कि वायलेंट फैल गया और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो उसकी वजह से हिटलर और उसके जितने सपोर्टर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि जज जो है वो ऐसा था जिसने इसके ऊपर थोड़ा दया दिखाई और इसे सिर्फ 5 साल की सजा हुई। वो भी 5 साल ये जेल में नहीं रह पाया। 5 साल की सजा हुई, जेल में रहा ये 9 महीने। और इसने अपनी बुक माइन काम्फ उसी 9 महीने के दौरान इसने लिखा था। उसमें इसने साफ साफ बताया था कि इस तरह से ये समाज को बनाना चाहता है, कैसा समाज ये चाहता है। रेशियल सोसाइटी, इसकी जो सोसाइटी है वो रेशियल बेस्ड थी, ये नस्ल के हिसाब से देखा करता था। खैर 9 महीने के बाद फिर इसे जेल से रिलीज कर दिया जाता है, बाहर आता है, फिर ये एक्टिव हो जाता है और फिर उसके बाद आगे आता है 28 का टाइम। 1928 तक जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की त्रासदी में पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई थी, ये खत्म, एक तरह से समझिए उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ही बुरी हो गई थी। अब वो काफी हद तक रिकवर कर चुका है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी साउंड हो चुकी है, उनके इंडस्ट्रीज वगैरह भी अपना काम अच्छा करने लगे। 1928 के इलेक्शन में हिटलर की पार्टी को इलेक्शन में सिर्फ 2% वोट मिले, जो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जब वहां की सोसाइटी में किसी तरह की तंगहाली नहीं थी तो इसकी पार्टी को चाहने वाले उतने लोग नहीं थे, किसी और को उन्होंने चुना। इसको मौका मिलता है नेक्स्ट ईयर से 1929 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत होती है और यही समय होता है जब ये अपने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी के कद को बढ़ाने लगता है और धीरे धीरे पावर राइज करता है। 19 द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चेंज हिटलर टू एम्पावर हिज पार्टी, नाजीज वर, और इसको ये मौका मिल गया। अब इसने इन सभी तकलीफों के लिए जिम्मेदार किसे दिया? ट्रीटी ऑफ वर्सलिज, वर्साई की संधि को, जिसमें 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है 18 में, तो उसके बाद जर्मनी को एक संधि पे साइन करके देना पड़ा, जिसके हिसाब से उस वॉर में जितना भी खर्च आया है उन सबको कंपनसेशन देना होगा, जो कि इतना ज्यादा था कि 2017 तक हो चुका रहे थे। साथ ही फ्रांस ने इसके कोल एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, साथ ही कई और भी जर्मनी के पार्ट्स थे वो उन्होंने ले लिया। इसके अलावा इनके ऊपर ये भी ट्रीटी पे लिखवाया गया कि ये 1 लाख से ज्यादा आर्मी को अपने यहाँ रख नहीं सकते हैं, और भी कई तरह से। तो इसने इन चीजों का फायदा उठाया, लोगों को भड़काना शुरू किया कि देखिए इस तरह की बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, यानी भड़काने लगा। और इन सब के लिए ये वहां की सोसाइटी में रह रहे ज्यूस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने उन्हें देशद्रोही साबित किया लोगों के सामने, और ये सब किया इनके प्रोपेगेंडा टीम ने। उस समय रेडियो नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तौर पे था जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। 70,000 रेडियोज बांटे गए लोगों के अंदर, ताकि अपने मैसेज हर तक पहुंचा के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सके, और फिर इस तरह से ये धीरे धीरे राइज करता है। इसने एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री अपना बनाया था। उस प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री का मेन काम ही यही था कि उस सोसाइटी में जो ज्यूज हैं
उनके इमेज को बिगाड़ना, उनके इमेज को बुरा बनाना और हिटलर के इमेज को अच्छा दिखाना कि इतनी बुरी हालत से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही निकाल सकता है, वो है एडोल्फ हिटलर। तो इसे पावर में लाइए और अपने देश को, अपने राष्ट्र को बचाइए। इनके हिसाब से ऐसा था। Nazis were skilled propagandists who used sophisticated advertising techniques and the most current technology of that time to spread their message। ये काफी स्किल्ड थे, इनके जो प्रोपेगेंडा में से जुड़े हुए लोग थे। उस समय की टेक्नोलॉजी या उस समय के कम्युनिकेशन के नाम पे जितनी भी चीजें थी मीडिया के नाम पे, उन सब को उन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसे प्लेज लोगों को दिखाए जाने लगे, ड्रामा दिखाए जाने लगे, जिसमें जर्मनी के साथ हुआ इस ट्रीटी की वजह से जो भी, तो उनके साथ जो भी कुछ हुआ तो उसे नेगेटिव तौर पे दिखाया जाने लगा। न्यूज़पेपर, रेडियो, इन सब में भी हिटलर को अच्छा और ज्यूज वगैरह को जिम्मेदार इन सब चीजों के लिए दिखाया। और इस तरह से इसने, एक तरह से देखा जाए तो जर्मनी की सोसाइटी में ज्यूज को बहुत ही बुरा बना के इसने छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, उसके बाद और भी कुछ किया, मतलब बहुत ही इन्होंने उनके इमेज को बिगाड़ के रख दिया। Once in power, Adolf Hitler created a ministry of public enlightenment and propaganda to shape German public opinion and behavior। और जैसे ही इसको मौका मिला और ये सरकार में आता है 1939 में, फिर उसके बाद ये तो बजाते एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बना लेता है और उस मिनिस्ट्री का यही काम है कि लोगों के दिमाग में ये डालना कि हिटलर ही सिर्फ वो है जो इस देश को बचा सकता है और ज्यूज वो हैं जो इस देश को बर्बाद कर सकते हैं। Nazi propaganda played an important role in advancing the persecution and ultimately the destruction of Europeans Jews। और यही प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से लोगों के ब्रेन को इन्होंने इस तरह से वॉश कर दिया था कि उसके बाद ये जब ज्यूज के अगेंस्ट तरह तरह के एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि उसे अच्छा समझ रहा था। इन सब की वजह से हिटलर की एक अलग इमेज बन गई और सबको लगने लगा, हर जर्मन को यह लगने लगा कि हिटलर के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। यही वो आदमी है जो हमारे देश की खोई हुई अस्मिता, मान सम्मान को वापस ला सकता है। और इलेक्शन में उसे जीत हुई और उसे वहां पे पावर में आने का मौका मिला। जब ये पावर में आ गया है, पावर में आते ही कुछ समय के बाद इसने पोलैंड पे अटैक किया है और अल्टीमेटली फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत होती है। तो ये है हिटलर की कहानी। आइए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। की डेट्स: जून 28, 1919, द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इज साइंड। ये वही दिन है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हारने के बाद जर्मनी को वर्साई की ये संधि साइन करनी पड़ी थी और इसमें उसे काफी अपमानित होना पड़ा था। उसे कई तरह से नुकसान हुए थे। उसका एक बड़ा हिस्सा कई सारे देशों ने बांट लिया, उसके मिलिट्री के नंबर को लिमिटेड कर दिया गया और भी कई तरीके से उसके ऊपर थोपे गए थे, जो कि उसे माना गया था उस वॉर का गिल्टी के तौर पे। अगला है डेट नवंबर 8, 1923, द बियर हॉल पुच, दे वांटेड टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ बवेरिया। 23 आते आते अपनी उस छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, उसके काम को लेकर हिटलर काफी पॉपुलर हो गया था। इसने देखा 1921 में जिस तरह से बेनिटो मुसोलिनी एक कूप मार्च करके वहां के रूलर को ओवरथ्रो कर देता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, और उस पर कंट्रोल कर लेता है। तो यही ये सपना देख रहा था और इस सपना को लेकर इसने नवंबर 8, 9 को मार्च किया बियर हॉल की तरफ
और इनका इरादा ये था कि यहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके बवेरिया की गवर्नमेंट को और इस पे अपना कंट्रोल पा लेंगे, लेकिन हुआ इसका उलट। वहां काफी मारकाट मच गया, जिसकी वजह से इन्हें और इनके सपोर्टर्स को अरेस्ट किया गया और इसे 5 साल की सजा हुई। हालांकि इसने 9 महीने ही जेल में बिताए हैं, बाकी की सजा इसकी रद्द हो गई थी। अक्टूबर 24, 29 ये वो दिन है जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और यहीं से शुरुआत होती है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की। और यही वो समय था जब इसको मौका मिल जाता है, क्योंकि इससे पहले जब जर्मनी की स्थिति अच्छी हो गई थी तब ये उतना ज्यादा इसकी पार्टी जो है सीट नहीं जीत पाई, लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया इसको मौका मिल गया वहां के लोगों का ब्रेन वॉश करने का, और फिर धीरे धीरे ये 1933 आते आते पावर में आता है। The stock market in New York crashed, which leads Great Depression. जनवरी 30, 1933 ये वो दिन है जिस दिन ये चांसलर ऑफ जर्मनी अपॉइंट किया गया था वहां के प्रेसिडेंट पॉल हिंडनबर्ग के द्वारा। Hitler was appointed Chancellor of Germany by President Paul Hindenburg. August 1934, Hindenburg died and Hitler declared himself Führer of Germany. 1934 अगस्त में वहां के प्रेसिडेंट पॉल हिंडनबर्ग की डेथ हो जाती है। उसके बाद हिटलर खुद को जर्मनी का लीडर डिक्लेयर कर देता है और यहीं से ये अपनी मनमानी बेतहाशा बढ़ाने लगता है, अपनी सरकार को मजबूत करने लगता है और ऐसे हर आवाज को वो बंद करने की कोशिश करता है जो इसके खिलाफ उठते हो। सितंबर 1, 1939 और ये वो दिन है जिस दिन हिटलर ने यानी जर्मनी की फौज ने पोलैंड पे अटैक किया और पोलैंड पे अटैक करने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया और यहीं से शुरुआत हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसमें करोड़ों की लोगों की लाइफ जो है उनका नुकसान हुआ, घायल हुए, मरे। ये तो हुए इंपॉर्टेंट डेट्स हिटलर के समय की। अब इसको मौका जो मिला है तो मौका क्या क्या मिला है? कंजर्वेटिव मोनार्कीज, फ्रस्ट्रेटेड सोल्जर्स, होपलेस वर्कर्स, ट्रबल्ड बिजनेसमैन, इन सब को इसने उनकी सिचुएशन उनकी स्थिति का फायदा उठा के सबको अपनी तरफ इसने मोड़ा है और सबका दोष किस पे लगाया है? इन पे लगाया है। इन सब के पीछे उसने दोष ज्यूज, कम्युनिस्ट और कैथोलिक्स पे लगाया और इस तरह से इन सब का ब्रेन वॉश करके प्रोपेगेंडा करके इसने जर्मनी के रूल को अपने मुट्ठी में किया और फिर एक वजह बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हिटलर, उसके राइज और जर्मनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें।